आप सभी साथियों को और स्पेशली हरियाणा फायर भर्ती के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने डीसीपीओ का एग्जाम दिया था उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। तो जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं। आज हम एक नया वीडियो लेके आए आप सभी के लिए। वो लेके आए हरियाणा फायर भर्ती के लिए। जी हाँ, हरियाणा के इतिहास में एक बार पहली बार फायर की भर्ती इस अच्छे तरीके से हुई और उसमें डीसीपीओ की पोस्ट जो निकली थी लगभग 2063 उसमें पोस्टें थी और उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आई। दिक्कत यह आई कि बच्चों को हाई कोर्ट तक पहुंचना पड़ा, लेकिन बात यह है कि बच्चों के हित में फैसला दिया गया और ऑर्डर ये जारी हुआ कि आपको एग्जाम दिलाना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने अपना जो कमीशन विभाग है जो परीक्षा आयोजित करवाता है उनको ऑर्डर दिए कि आपको इन बच्चों के एग्जाम करवाने हैं। उसी की तहत 31 दिसंबर को एग्जाम हुआ और एग्जाम देने के बाद जो भी बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे थे उनके चेहरे पर खुशी थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। तो आपके लगातार मैसेज करने पे, व्हाट्सएप के माध्यम से, पर्सनली कॉल के माध्यम से मुझे सूचना है कि आप फटाफट अपना आंसर की डालिए ताकि हम मैच कर सके कि हमारे आंसर कितने क्या सही है। तो उसी के संदर्भ में आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं। आंसर की होने वाली है डीसीपीओ ड्राइवर जो कम ऑपरेटर होता है उसकी भर्ती जो थी, उसका जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर की आज हम लेके आए हैं। डेफिनेटली अच्छी आंसर की होने वाली है और ऐसे बच्चे जो लगातार प्रयास किया था। पेपर का लेवल की अगर बात करो ठीक ठाक था, ज्यादा ना ही हार्ड था, ठीक ठाक ही बोल सकते हैं क्योंकि पहली बार था, जायज था। तो मैं आप सभी के बीच में आंसर बताने वाला हूं। आप फटाफट अपना जो है क्वेश्चन पेपर निकाल लें और वहां पे अपना मैच करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कहां तक आप पहुंच रहे हैं ताकि कट ऑफ का आइडिया भी लगे। और इस वीडियो के कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके सही है होनेस्टली यानी ईमानदारी से आप सभी को जवाब देना है ताकि हम एक एग्रीगेटेड एक कट ऑफ भी निकाल सके कि लगभग इतनी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आप सभी का, और वो क्वेश्चन ये था कि होजरील होज का व्यास सामान्यतः कितना होता है। तो होजरील होज आप समझते होंगे, जहां पे हाइड्रेट लाइन होती है उसके पास में होज बॉक्स लगा होता है। होज बॉक्स के साइड में होजरील होज गोल चक्ति के ऊपर लिपटा हुआ होता है। उसका जो डायमीटर की बात करें तो उसका 19 mm डायमीटर होता है। तो 19 mm जो है इसका सही आंसर होगा। 19 mm को आप टिक कर ले कि 19 mm जो है आपका सही आंसर होने वाला है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है CAB, जिसको हम काबा भी बोलते हैं। काबा का अर्थ क्या है? तो ये सीधा अगर बात करें तो ये सीधा सीधा हमारा SCBA सेट जो होता है उसके वहां पे जो है क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो इसका अगर बात करें तो इसका आंसर होगा कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग अपरेटस। काबा का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग अपरेटस। तो बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी। उसके बाद में तीसरा आता है यहाँ पे, इमारतों से बाहर निकलने की आवश्यकता की अग्नि सुरक्षा के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस में निर्धारित किया जाता है। यानी उसमें क्या आंसर हमारा यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो इमारतों से बाहर निकलने के लिए IS कोड यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है। तो IS कोड के बारे में बात करें तो IS कोड जो है वो हमारा यहाँ पे 1644 1988 ये वाला। बी की अगर बात करें तो 1644 1988 ये इसका राइट आंसर होने वाला है कि IS इसके अकॉर्डिंग अग्नि सुरक्षा के जो चीजें दे रखी है, कोड ऑफ प्रैक्टिस इमारतों से बाहर निकलो, इसके अंदर दिया गया है। ठीक है। तीसरा आता है हमारा TC। चौथा क्वेश्चन है TC का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता है टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड, जो हमारे जो पाउडर फॉर्म में जो स्पेशल धातु के आपके लिए बनाया गया वो TC का जो है पूरा नाम टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड होता है। फिर आता है वह तापमान जिस पर कोई तरल उबलता है और वाष्प बन जाता है वह क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें वाष्प की तो यहाँ पे हमारा जो है C जो है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक की बात करें, उबलना, किसी भी चीज को उबलना, उबलने के बाद ही क्या बनती है हमारी वाष्प बनती है। क्या बनती है जी? वाष्प बनती है। तो क्वथनांक जो है इसका सही आंसर, C जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में 6 की अगर बात करें, डैश तब बनता है जब अमिश्रणीय तरल एक साथ उत्तेजित होते हैं और एक तरल दूसरे में फैल जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एमल्सन। एमल्सन के माध्यम से ही जो है ये सारी चीजें एक दूसरे में फैल जाती हैं, इसीलिए एमल्सन जो है इसका सही आंसर है। सातवें की अगर बात करें कि बिजली से आग लगने की स्थिति में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को पता है बिजली की आग होती है तो उसमें पानी से रिलेटेड जो चीजें होती है वो बंद होती है। तो फोम में क्या होता है भाई, पानी की मात्रा भी होती है। तो इसलिए जो है फोम जो आग बुझाने वाला होता है उसमें जो है हम बिजली की आग पर इस प्रकार का एक्सटिंग्विशर प्रयोग नहीं करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अलग से जीके वगैरह जो भी हरियाणा वगैरह ये हमें नहीं पता, हम सिर्फ और सिर्फ फायर के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, तो उसके बारे में ध्यान दें। फिर आता है CO2 की तुलना में डैश है, यानी CO2 जो है वो हवा की तुलना में क्या है, कम है, हल्का है, बराबर है, भारी है। तो आप सभी को पता है भाई क्या है,
भारी है। CO2 हवा से लगभग 1.5 गुना क्या आती है, भारी होती है। इसी की वजह से जो है ये आग बुझाने के काम में ली जाती है, क्योंकि वो आग के चारों तरफ फैल जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, तो भारी 1.5 गुना लगभग भारी होती है। उसके बाद आता है किसी वस्तु के गति कारण होने वाली ऊर्जा, तो इसमें गतिज ऊर्जा आएगा। फिर आता है ज्वलनशील ठोस में शामिल आग को आग के तहत वर्गीकृत किया गया है। ये मैंने ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस थी, ऐप के अंदर जो क्लासेस चलती उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो फायर आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, उसमें से 100% एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। आपके एक्सटीट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा ही हुआ। IS कोड में भी देखने को मिलेगा, ऐसा ही हुआ। तो कुछ चीज ऐसी होती है जहां से 100% जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे FFI जो होता है हमारा हाइड्रेंट से रिलेटेड, वहां पे भी क्वेश्चन बनना था, वो भी बना। सीडीओ के अंदर से क्वेश्चन बनना था, वो भी बना। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ज्वलनशील ठोस, तो यहाँ पे बात करें सॉलिड की बात हो रही है, तो सॉलिड का सबको पता है कि एक क्लास की जो आग होती है उसके अंदर सॉलिड ठोस शामिल किया जाता है, जैसे जूट, कपास, रबड़ वगैरह इत्यादि। ठोस से द्रव में उसका परिवर्तन के दौरान जो उष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं, तो इसको भाई क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट, अव्यक्त उष्मा। अब हिंदी में कई बार आपने सुना भी होगा, हिंदी का जो वर्ड है ऐसा कई बार फंस जाता है जो हमें समझ नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश का लेटेंट हीट आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका अव्यक्त उष्मा, इसका क्या होगा जी, सही आंसर होगा। फिर आता है पानी डैश वायुमंडलीय दाब पर उबलता है। आप सभी को पता है बेसिक सी चीज है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो जाता है तब उबलना शुरू कर देता है। उसके बाद में आता है फोम का उत्पादन, फोम कॉन्सेंट्रेट को डैश के साथ मिलाकर किया जाता है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा अपन ब्रीफ करते हैं कि फोम बनता है किस किस से। तो पहला तो भाई किससे बनता है, पानी मिलाएंगे, प्लस में हवा, प्लस में हमारा जो फोम कंपाउंड होता है, फोम कंपाउंड जो भी हमारा होता है, रासायनिक फोम वगैरह वो होता है, प्लस में पानी और हवा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोम कॉन्सेंट्रेट मिल गया, इनके साथ में से क्या और मिलना चाहिए, तो CO2 नहीं चाहिए, तेल पाउडर कुछ नहीं चाहिए, पानी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पानी इसका सही और सटीक आंसर होने वाला है। पानी, हवा और फोम कंसेंट्रेट को जब हम मिलाते हैं तो फोम का निर्माण होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली है, तो आप बताएंगे इसमें से कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो सक्रिय और निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली, तो निष्क्रिय में आपातकालीन निष्क्रमण भी उसी में आ गया, आग बढ़ती रेटेड दीवारों और फर्श और इग्निशन स्रोतों कम करना, ये सारे निष्क्रिय में आता है। तो यहाँ पे सक्रिय अग्नि सुरक्षा क्या होती है, मैनुअल या स्वचालित आग का पता लगाना, यानी ऑटोमेटिक हमारी जहां पे चीजें लगी हुई होती हैं ऑलरेडी, वो अपने आप तुरंत जैसे ही कहीं से आग लगती है उसका तुरंत पता लगा देती, तो सक्रिय यानी बिल्कुल एक्टिव प्रणाली जो है वो आती है। तो उसमें मैनुअल जो है और स्वचालित आग का पता लगाना ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये छोड़िए, ये अलग है, ये भी आपके बायोलॉजी टाइप क्वेश्चन है, तो ये हमारा काम नहीं है। हाँ, मैनुअल फायर अलार्म सिस्टम में से निम्नलिखित में से कौन सा राइजिंग अलार्म की मैनुअल प्रणाली है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मैं इसका बेसिकली आंसर दे देता हूँ, बाकी हो सकता है इसका क्या हो क्या नहीं, मैं कुछ नहीं, डिलीट भी हो सकता है, इसके मैनुअल दो भी आंसर हो सकते हैं वगैरह। देखो आग दमन, अब इसमें बोल रहा है मैनुअली रूप से, मैनुअल रूप से यानी ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल। आग दमन, अब आग दमन भाई मैनुअली भी होती है, मोस्टली अपन ये बोल सकते हैं, ये आंसर आएगा। लेकिन इसके अलावा मैनुअली की अगर बात करें तो छिड़काव की अगर बात करें, कहीं पे भी आग लगती है तो हम मैनुअली रूप से आते हैं, वहां पे हम पानी डालते हैं, वहां पे हम फोम डालते हैं, वहां पे हम CO2 चलाते हैं, या वहां पे हम हमारे ABC पाउडर वगैरह चलाते हैं, तो छिड़काव भी जो है उसमें आ सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, तो इसको अभी अपन थोड़ा सा कंफ्यूजन में ही रखते हैं। ठीक है, जब किसी इमारत का उपयोग एक से अधिक प्रकार के अधिभोगों के लिए किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो अगर NBC के अकॉर्डिंग जाएंगे अपन, NBC में कहा जाता है कि एक ऐसी इमारत जिसमें एक से अधिक कामों का अगर यूजेज होता है तो उसको मिश्रित अधिभोग के रूप में बोला जाता है, कि उसमें अलग अलग चीजें हो रही है। ठीक है, 93 बल्ब टाइप स्प्रिंकलर के लिए कलर कोड है, यानी 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम है जो उससे अपर टेम्परेचर होने पर फूटकर काम करता है। तो उसके लिए क्या होगा जी, हमारा हरा जो है वो उसके अंदर आता है, हरे का 93 होता है, जैसे पीला हो गया, लाल हो गया, अलग अलग प्रकार के आते हैं, वो हमारे खतरे के अनुसार कैसा आप वहां पे काम कर रहे हैं, या कोई फैक्ट्री या कुछ भी है वहां पे किस तरीके का काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है, मोस्टली लाल भी अपन काम में लेते हैं। तो ये ठीक है। हाँ, LPG में कौन सा स्टिंगिंग एजेंट मिलाया जाता है, आपको पता है। एक क्वेश्चन और भी है इसमें कि LPG का कलर कैसा, तो रंगीन होता है। दूसरा, उसमें बदबू, क्योंकि रंगीन है, मान लो रिसाव हो रहा है तो रंगीन है, हमें दिखेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, वैसे उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, तो उसके लिए उसमें ये मिथाइल मरकप्टैन मिलाया जाता है, ताकि हमें महसूस हो जब उसका रिसाव हो कि वो रिसाव हो रही है। तो इसलिए इसमें मरकप्टैन, जो इसका बी आंसर है वो इसका आंसर आएगा कि मरकप्टैन इसमें मिलाया जाता है।
डैश प्रकार के अग्निशामक भंडारण कंटेनर से निर्वहन के लिए अपना दबाव प्रदान करते हैं। तो आप सभी को पता है, अगर वाटर की बात कर ले या किसी की भी बात कर ले, तो इनके अंदर क्या भरा जाता है, CO2 हमारी गैस कार्टेज होती है। जो CO2 होती है वो क्या करती है, वहां उसके अंदर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो भी रिएजेंट है उसके ऊपर प्रेशर बनाती है ताकि वो बाहर निकले। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि निर्वहन के लिए दबाव, यानी बाहर निकलने के लिए जो दबाव बनाती है वो क्या बनाती है जी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहीं पे भी आप अगर देखें, ऑलमोस्ट CO2 से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं भाई। तो आगे फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई भी आप अगर फायर का एग्जाम देते हैं तो CO2 का हमेशा याद रखना है, क्योंकि CO2 कहीं ना कहीं आग बुझाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो CO2 का भी थोड़ा ध्यान रखें। ओके, अप्रोच शूट की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहली बार क्वेश्चन आया है, ये लगभग जल्दी से किसी को देखने को नहीं मिलता है। अप्रोच शूट डैश तक गर्मी सुरक्षा प्रदान करता है। अप्रोच, तो यहाँ पे 93 स्टार्टिंग बेसिक की बात करें तो वहां पे अप्रोच शूट 93 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा गर्मी सहन कर सकता है, यहां तक आप उसको काम में ले सकते हो। ठीक है, ये फिर आपका अलग आ गया। ये हाँ, अव्यक्त उष्मा, लेटेंट हीट की हम बात कर रहे थे। लेटेंट उष्मा को डैश में मापा जाता है, तो यहाँ पे आएगा जूल प्रति यूनिट मास। ए जो है इसका सही आंसर होगा, जूल प्रति यूनिट मास में लेटेंट हीट को नापा जाता है। डैश नोट का प्रयोग बेहोश व्यक्ति को नीचे करने के लिए सीलिंग के रूप में काम में ले जाता है। तो ये आपको हर बार बताया जाता है कि कभी भी कोई भी बेहोश व्यक्ति है उसको अगर बड़ी बिल्डिंग से, इमारत से कहीं से निकाला जाता है, उतारा जाता है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं भाई, चेयर नोट। चेयर नोट यानी कुर्सी नुमा गांठ। क्या था जी, कुर्सी नुमा गांठ, ये हम काम में लेते हैं। हाफिज वगैरह के साथ में ये सब बना के प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से बनाई जाती है ताकि बेहोश व्यक्ति किसी भी प्रकार से हिलता डुलता नहीं है, वो कुर्सी के अनुसार या कुर्सी नुमा करते में बन जाता है, बैठ जाता है, ताकि वो हिले नहीं, वो गिरे नहीं, उसकी सारी चीजें इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती हैं कि उसको आसानी से नीचे उतारा जा सकता है। तो चेयर नोट इसका सही आंसर होगा। हाँ, टीएसी के अनुसार साधारण जोखिम वाले उद्योगों के लिए डैश जल भंडारण की सिफारिश की जाती है। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं। टीएसी के अनुसार अगर हम बात करें तो साधारण जोखिम वाले उद्योगों में, तो यहाँ पे एक चीज आती है कि या तो 1,35,000 पंपिंग वाला हो, 1,35,000 की उसकी क्षमता होनी चाहिए पानी की, या कम से कम 1 घंटा क्या होना चाहिए जी, 1 घंटा उसकी क्षमता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सिफारिश की जाती है। तो कम से कम क्या होगा, 1 घंटे से कम। तो बी जो है इसका क्या होगा, सही आंसर। 1 घंटे से कम उपस्थित पंपिंग क्षमता नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डैश का उपयोग आमतौर पर पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, हिंदी प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है हिंदी, उसमें कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान में रखिए चलिए। और कहीं आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि हिंदी वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधा कहां जाइए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा अरेखित होज, टपकने वाली होज, सक्शन होज, गैर टपकने वाली होज, ये थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो समझ आ जाएगा। अनलाइन होड, अनलाइन होज हमने पढ़ा है, परकोलेटिंग, सक्शन होज, नॉन परकोलेटिंग, तो यहां से समझ में आएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन वगैरह देखें तो इंग्लिश वाले को जरूर देखें ताकि इजी समझ में। तो ये क्या कह रहा है कि पानी पहुंचाने के लिए, तो हमारे होज 2 तरीके होते हैं, एक तरीके से एक पानी लेने वाला, एक मोस्टली पानी देने वाला। तो पानी पहुंचाना मतलब देना, और देने में सबसे पहले क्या आएगा, गैर टपकने वाला, जिसको नॉन परकोलेटिंग होज बोलते हैं, यानी किसी भी प्रकार का पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। तो गैर टपकने वाली जो होज है, नॉन परकोलेटिंग होज काम में ली जाती है। ज्वलनशील धातु से जुड़ी आग श्रेणी की आग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है कि डी क्लास जो फायर है उसके अंदर क्या लेते हैं भाई, हमें धातुओं की आग को शामिल करते हैं जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ठीक है, डेल्यूज प्रणालियों में डैश प्रकार के स्प्रिंकलर लगाए गए। तो यहाँ पे कैसे लगाए गए भाई, यहाँ पे खुले प्रकार के स्प्रिंकलर लगाए गए हैं डेल्यूज प्रणालियों में। ठीक है, ताकि इजी गोइंग वहां से पानी की सप्लाई आती रहे। ठीक है, ये आपका हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। हाँ, उसके बाद में आता है हमारा उच्च वेग जल स्प्रे प्रोजेक्टर प्रणाली में आग बुझाने के लिए 3 सिद्धांत, एमल्सिफिकेशन, शीतलन और डैश है। अब अगर इसका भाई ये क्वेश्चन एक तरीके से क्या आपका बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो स्प्रे प्रोजेक्टर प्रणाली में क्या होता है, एक तो आपका एमल्सिफिकेशन, शीतलन, और साथ में जो तीसरी प्रणाली होती है वो होती है हमारी स्मोदरिंग। स्मोदरिंग प्रणाली क्या होती है, काम में ली जाती है। लेकिन यहाँ पे डाइल्यूशन, एक्सपोजर, रोकथाम, विलुप्त होना, तो यहाँ पे कोई सी नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर क्या है, स्मूदरिंग प्रणाली यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब आता है डैश प्रणाली आंतरिक आग से इमारत को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, आंतरिक की अगर बात आएगी तो आपका डिटेक्टर आ सकता है, या आग से सुरक्षा प्रदान करने आएगी तो हाइड्रेंट क्या होता है, बाहर होता है, ट्रेंचर भी ऑलमोस्ट बाहर होता है, CO2 सब बाहर होता है। तो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम।
स्प्रिंकलर आपने देखा होगा, इस प्रकार से वो बल्ब सा निकला होता है, उसके नीचे इस प्रकार की प्रणाली होता है, ये पाइपलाइन होती है। यहाँ पे आग लगेगी तो क्या होगा, ये बल्ब जो है जिसके अंदर कलर होता है, अभी हमने जैसे पढ़ा था 93 डिग्री सेंटीग्रेड हरा होता है, ऐसे लाल पीला नारंगी लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे आग लगेगी ये क्या होगा, फूटेगा। यहाँ पे पानी प्रेशर के रूप में होता है, जैसे ये फूटेगा ये पानी यहाँ पे फुहार के रूप में नीचे गिरेगा और आपकी आग को बुझा देगा। तो स्प्रिंकलर प्रणाली जो है वो सबसे आंतरिक सुरक्षा की प्रणाली में सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, सूट डैश सूट फायरमैन को आग की लपटों के बहुत करीब काम करने में मदद करता है। तो ये प्रोक्सीमेटी सूट जो आता है ये यहाँ पे हमें काम करने का, आग की लपटों के बहुत करीब काम कर सकते हैं। इससे अपन प्रोक्सीमेट्री सूट से आराम से हम इसमें काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 आप सभी को पता है। ठीक है, एक इमारत में किसी भी बिंदु से अंतिम निकास तक निकलने के साधन का हिस्सा बनने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है, मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ये जो है एस्केप रूट क्या कहा जाता है जी, एक सेकेंड रुकिए, इसको मोस्टली एस्केप रूट भी बोलते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और दे रखी है। तो इस प्रकार से भाई आप अपने सब क्वेश्चन जो है चेक करते रहे, ताकि आप सभी लोगों को अपने क्लियर हो कि अपने कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन नहीं है, ताकि बाद में दिक्कत नहीं है। और आप सभी भाई मुझे मैसेज और बता दें ताकि मेरे को भी प्रॉब्लम ना आए, मैं भी आपको आसानी से बता सकूं और आपकी जो एक कट ऑफ लिस्ट जो है वो डिसाइड कर सकें। मैंने आप सभी लोगों के लिए स्पेशल इसका निकाल के आपका पेपर उसको अच्छे तरीके से सोल्व किया है, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और मुझे भी ना आए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा भी सकूं। हाँ जी, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, एस्केप रूट। जी हाँ, इसका आंसर सही है, एस्केप रूट। ठीक है, एक बिंदु से अंतिम निकास तक निकलने का, ताकि हम बचाव का रास्ता जिसको बोलते हैं आसानी से बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, इसमें वोल्ट का होता है एम्पियर इनटू ओम, सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये आता है स्पार्ज पाइप, डैश की सुरक्षा के लिए उपयोगी है। अब स्पार्ज पाइप की आपकी बात करें तो हमारी जो आती है कौन सी गाड़ी जो एयरपोर्ट पे काम में लेते हैं, एयरपोर्ट पे जो गाड़ी काम में लेते हैं उसमें क्या होता है, जब आप उसको एयरपोर्ट की जो गाड़ी होती है उसमें क्या सिस्टम होता है, उस साथ साथ क्या होती है, चल भी सकती है और आग भी बुझा सकती है। तो उस समय क्या होता है, जब वो चलती है तो आसपास ऑयल बिखरा हुआ होता है, वहां पे आग वाग लगी होती है, तो उसकी जो सड़क पे जो आग होती है उससे बचने के लिए एक स्पार्ज पाइप लगाया जाता है पीछे से, जो पानी वहां पे डालता रहता है टायरों के आसपास, जिससे क्या होगा, सड़क से जो आग निकली हुई है उससे आग टायर में आग ना लगे उसके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, सड़क पर पानी के लिए जमीनी आग से टायर से बचाने के लिए स्पार्ज पाइप लगाया जाता है। कौन सी, जो हमारी एयरपोर्ट पर जो गाड़ियां काम करती हैं। ठीक है जी, एयरपोर्ट वाली जो गाड़ियां होती हैं फायर की, उसमें जो है काम करता है क्या, स्पार्ज पाइप लगा होता है। ठीक है, कम और मध्यम खतरे वाली औद्योगिक इमारतों को केवल डैश ऊंचाई तक की अनुमति दी जाती है। देखिए इसमें दो चीजें होती है, तो बहुत अधिक खतरा होगा तो अधिक खतरे में तो भाई क्या करेंगे, 15 मीटर से ऊपर नहीं ले सकते, और मध्यम अगर होगा तो उसमें 18 मीटर। देखो एनबीसी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एनबीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो यहाँ पे 18 मीटर जो है सही आंसर हो गया। 18 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की हम अनुमति नहीं दे सकते, और अधिक खतरा होगा तो 15 मीटर। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा संचरण का तरीका नहीं है? तो भाई आप सभी को पता है विकिरण भी है, कंडक्शन कन्वेक्शन है, तो यहाँ पे विस्फोट नहीं है, तो ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। एक्सटेंशन लेडर के मूविंग पार्ट को ऊपर उठाने के लिए या नीचे करने के लिए यूटिलिटी रोप को क्या कहा जाता है? तो पुलर ऊपर होता है, हालियार्ड, तार रस्सी, हार्ड लाइन, अपरिचित, तो यहाँ पे क्या आएगा, हालियार्ड। ठीक है, हालियार्ड जो होती है जिसको अपन एक्सटेंशन लाइन भी बोलते हैं, हालियार्ड जो होती है उसके माध्यम से अपन ऊपर नीचे उसको खिसका सकते हैं। ठीक है, ये आपका अलग है, ये सारे अलग क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने आप सोल्व करें। हाँ, प्रत्येक डैश वर्षों में जल अग्निशामक के लिए हाइड्रोलिक टेस्ट दबाव, तो अगर हाइड्रोलिक टेस्ट की बात करें तो 3 साल, हर 3 साल में आपके जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं उसकी क्या होना चाहिए भाई, हाइड्रोलिक टेस्ट होना चाहिए। कितने सालों में? 3 सालों में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर आता है फोम आग बुझाने वाला या तो गैस कार्टेज प्रकार या डैश प्रकार का हो सकता है। तो आप सभी को पता है फोम क्या हो सकता है, एक तो भाई नॉर्मल गैस कार्टेज, दूसरे की बात करें तो हाइड्रोलिक दबाव, अगर इसको इंग्लिश में देखो तो हाइड्रोलिक प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर, तो संग्रहित दबाव, स्टोर्ड प्रेशर वाला मैंने बताया था कि जिसके साइड में प्रेशर गेज होता है उसको आप आसानी से चला सकते हो, जब मर्जी है तब रोक सकते हो। तो हाइड्रोलिक
सॉरी स्टोर्ड प्रेशर टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है फोम वाला, वो हम काम में लेते हैं। डैश प्रणाली में इंटरमीडिएट पंपों को आपूर्ति पंप और आग के बीच रखने की व्यवस्था की जाती है। तो भाई किस में काम आता है? इंटरमीडिएट पंप काम में लेते हैं जब अपन लंबी दूरी तक क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, जिसमें पानी बिखरता नहीं, ना हम डैम बनाते हैं ना खुला होता, तो क्लोज सर्किट होता है। उसमें क्या होता है जी? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में पानी कहीं भी बिखेरा नहीं जाता, ना लोरी वगैरह में लाया जाता, सीधा एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, बीच में पंप लगाएंगे, फिर वहां से वहां इस तरीके से पंप के माध्यम से लास्ट में पानी पहुंचाता है। तो बीच में जो पंप लगाए थे इंटरमीडिएट पंप होते हैं, तो क्लोज सर्किट में होता है। ठीक है जी। डैश का उपयोग ज्वलनशील वातावरण में किया जाता है। तो बिजली के लैंप, सुरक्षा लैंप, तूफान लैंप, पोर्टेबल, या तो यहाँ पे आएगा सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप को क्या करेंगे अपन, बिल्कुल कवर्ड आता है, बाहर फ्लेम वगैरह नहीं निकलती, क्योंकि बाहर ज्वलनशील वातावरण है, अगर वो फ्लेम खुली हुई होगी तो वहां पे आग पकड़ सकता है। तो सेफ्टी लैंप जो है वहां पे काम में लेंगे। वेट राइजर सिस्टम में वर्टिकल पाइप का आकार डैश mm आंतरिक व्यास से कम नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को बताया राइजर जो सिस्टम होता है उसमें मोस्टली क्या लेते हैं भाई, 100 mm, यानी 4 इंच का पाइप लेते हैं, तो 100 mm इसका सही आंसर होगा। चलिए, AR-8FF का प्रयोग फ्यूल फायर में किया जाता है, इसमें डैश होता है, तो एल्कोहल रेजिस्टेंट फोम इसको बोलते हैं, AR-8FF एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। तो इसमें क्या होगा जी, एल्कोहल होता है। ठीक है, जिसको हम आसानी से बुझा सकते हैं इसके माध्यम से। फिर आता है ज्वलनशील तरल पदार्थों में आग बुझाने के लिए उच्च वेग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसका फ्लैश बिंदु डैश से ऊपर होता है। क्या होता है जी? डैश से ऊपर होता है। तो इसका एक सेकंड रुकिए आप, इसका भी आंसर था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं उसमें। तो इसका आंसर भी फ्लैश बिंदु की अगर बात करें तो जी, इसका जो आंसर होगा वो 65 डिग्री से है। मैं थोड़ा 65 और 75 के बीच में कर लूं, तो 65 डिग्री जो है, जिसका फ्लैश बिंदु 65 डिग्री से ऊपर होता है, उसको ही अपन क्या लेते हैं, उच्च वेग प्रणाली, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम होता है उसके अंदर। डैश के अधिकतम काम का दबाव के लिए इंस्टॉलेशन स्टोरेज टैंक डिजाइन से प्री मिक्स्ड फॉर्म किया जाता है। तो भाई इसमें 10 और 12 दोनों का आ सकता है, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन अभी थोड़ा होल्ड रखेंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं है इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है जी। पराबैंगनी डिटेक्टर डैश nm से कम तरंग दैर्ध्य के साथ काम करते हैं, तो इसका होगा 300 तरंग दैर्ध्य जो होती है उसके साथ काम करता है। कौन सा? पराबैंगनी डिटेक्टर। इसको थोड़ा होल्ड रखेंगे आप। 61 वाला क्वेश्चन 10 और 20 बार में। एक मॉडर्न, इसको छोड़िए, ये आपके क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करेंगे। ऊंचाई में एक इमारत को डैश को ऊंची इमारतों के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। पानी के स्प्रे का प्रयोग डैश आग पर नहीं किया जा सकता है। तो पानी का स्प्रे का अगर बात करें तो भाई ए प्रकार की आग है तो उस पर कर सकते हैं, दहनशील ठोस है उस पर कर सकते हैं, लकड़ी का कागज पे कर सकते हैं। वर्ग सी की आग, जो बिजली की आग होती है हमारी, उसके ऊपर हम प्रयोग नहीं कर सकते पानी का। किसका जी? पानी का उपयोग हमें नहीं कर सकते हैं। चलिए, दो लंबाई के होज को एक साथ या किसी उपकरण से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फिटिंग्स कहला जाती है। तो आप सभी को पता है, एक होज को दूसरे होज से अपन जोड़ते हैं, तो वहां पे क्या काम में लेते हैं जी? कपलिंग काम में लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मन। इधर देखिए आप, तो युग्मन जो है इसका सही आंसर है। आग की बाल्टियों को डैश रंग से रंगा जाता है। आप सभी को पता है आग की बाल्टियां कैसे होती है? रेड कलर की, लेकिन उसमें भी ब्राइट रेड, ताकि ब्राइट रेड क्या होता है? रेड कलर ऐसा होता है तो दूर से हमें अच्छे तरीके से दिख सकता है, तो ब्राइट रेड से। ठीक है जी। कुल बाढ़ की स्थिति में कौन सी सुरक्षा आवश्यकताएं सही नहीं है? तो यहां पे अगर बात करें तो ये ए जो आंसर इसका सही होगा। विस्फोटक क्षेत्रों में स्थापित CO2 को धातु के नोजल के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे विस्फोटक जो क्षेत्र होते हैं वहां पे धातु का नोजल आप नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर ए सही है। मानव शरीर का सामान्य शरीर तापमान होता है तो भाई 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सभी को पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्लेम कटिंग उपकरण एसिटिलीन गैसों और डैश के संयोजन के साथ काम करते हैं। तो फ्लेम कटिंग में क्या लेते हैं? जिसको ऑक्सी एसिटिलीन बोला जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे काम में लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी जहरीली गैस है? तो हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, तो कौन सी होगी भाई यहां पे? हीलियम। एक सेकेंड रुकिए। इसका आंसर, सॉरी गलत आंसर, इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, वो ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हीलियम भी होती है लेकिन उससे ज्यादा होती है। CO2 अग्निशामक में CO2 लगभग डैश बार दबाव की तरल अवस्था में बनी रहती है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 51, क्योंकि जब इसको 744 PSI दाब पे भरा जाता है तो लगभग 51 से 52 kg प्रेशर इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे तरल अवस्था में तभी होता है क्योंकि उसके अणु जो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। 51 इसका सही आंसर आता है। ठीक है जी। 19.5% ऑक्सीजन स्तर को डैश स्थिति में माना जाता है। तो ये भाई न्यूनतम सुरक्षित, क्योंकि 19.5% जो है वो न्यूनतम सुरक्षित की श्रेणी में ही आता है, मिनिमम सेफ्टी में। इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। डैश डिग्री सेल्सियस में पानी ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो आप सभी को पता है 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पानी जो है, लिक्विड पानी जो है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। डैश एक निम्नतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ हवा के मिश्रण में ज्वलनशील वाष्प का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे आएगा फ्लैश पॉइंट। आप सभी को पता है कि फ्लैश पॉइंट में क्या होता है कि ज्वलनशील वाष्प क्या होता है, तुरंत बन के ज्वलनशील वाष्प यानी आग लगना शुरू हो जाती है, फ्लैश पॉइंट। ठीक है। ये आपका अलग है, ये सब अलग है। ये आपके हरियाणा से रिलेटेड और जीके वगैरह ये सब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, डैश विधि में कर्मी दल आग के किनारे से कुछ दूरी पर एक अग्नि रेखा का निर्माण करते हैं। तो इसमें आएगा पैरेलल अटैक। क्या आएगा जी? पैरेलल अटैक। जैसा आपको मैं बता दूं, ये जो आग है इसके यहाँ पे क्या होता है, एक साथ अलग अलग तरीके से पैरेलल अटैक किया जाता है ताकि आग को अपन चारों दिशाओं से क्या कर सके, तुरंत बुझा सके, कंट्रोल किया जा सकता है। पैरेलल अटैक इसमें आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैर ज्वलनशील गैस है? तो CO2 जहां पे आ गई तो CO2 वाला आंसर सही है, क्योंकि CO2 क्या है, अक्रिय गैसें हैं, गैर ज्वलनशील गैसें हैं। अगर ये ज्वलनशील होती तो इसको आग बुझाने में काम हमें नहीं लेते। MCB का पूर्ण रूप क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है वहां पे MCB लगाया जाता है। ठीक है। नारंगी रंग के बल्ब टाइप स्प्रिंकलर का फूटने का तापमान क्या होता है? ये आप यहाँ पे दिया गया है, किसका? नारंगी रंग का। तो देखो एक ही जगह से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। नारंगी रंग के कलर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था हमारा किसका भाई, यहाँ पे आया था हमारा बैंगनी कलर का आया था शायद। ठीक है, यहाँ पे आ गया नारंगी कलर। तो नारंगी कलर के अगर बात करें, सॉरी हरा कलर आया था इससे पहले, तो नारंगी कलर यहाँ पे दिया गया नारंगी कलर। ठीक है। तो नारंगी कलर की बात करें तो 57 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें। जैसे पहले 93 दिया गया तो हरा था, नारंगी रंग का 57। NBC का विस्तार करें तो NCB का सबको पता है, नेशनल बिल्डिंग कोड। NBC जो है वो ही हमारी बिल्डिंग किस प्रकार की बनेगी, उसमें क्षमता क्या होगी, ऊंचाइयां क्या होगी, कहां पे ऑक्यूपेंसी लोड कितना क्या होता है, सब सारी चीजें NBC हमारी डिसाइड करती है। ठीक है। तो NBC डैश तरल या गैसों के गतिमान कणों द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे किससे होगा? देखो भाई इनविशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। देखो किसकी बात आ रही है, अगर ठोस की बात आती तो क्या था, कंडक्शन। बात आ रही तरल और गैसों का, तो यहाँ पे क्या आएगा, कन्वेक्शन। सी जो है इसका सही आंसर आएगा। ये आपके वहां के अलग अलग आंसर है। ठीक है। हाँ, 9 लीटर वाटर एक्सटिंग्विशर के लिए गैस कार्टेज का अधिकतम आकार। तो आप सभी को पता है गैस कार्टेज में 60 जो है हमारे क्या होगा, गैस कार्टेज अधिकतम आएगी 60 ग्राम वाली जो गैस कार्टेज है, जो 9 लीटर वाले में। ध्यान रखिएगा, कई लोग 120 पे बोल रहे थे, लेकिन अगर आकार ज्यादा होता है तो ही। ठीक है। तो यहाँ पे 60 ग्राम जो होती है वो हमारी चल जाती है। जिस क्षेत्र से केवल एक दिशा में बचना संभव है वह है, तो आपको पता है सिर्फ एक ही दिशा में। अगर दूसरी दिशा में आप जाएंगे तो वहां पे क्लोज एंड मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं डेड एंड। क्या होता है? डेड एंड, यानी वहां से आप निकल नहीं सकते। ठीक है, इसलिए उसको डेड एंड बोलते हैं। LPG का रंग क्या होता है? तो हल्का लाल, नीला, लाल, बेरंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कलरलेस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि LPG का कोई कलर नहीं होता, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, तो बेरंग होती है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार डैश इमारतें ऑक्यूपेंसी के ग्रुप H के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। क्या H के अंतर्गत कौन सी हमारी बिल्डिंग आती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने पहले भी बताया था कि NBC जो है वहां से हमारे बहुत सारे क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन हमारे आए। तो H वाला जो अगर बात करें तो वो हमारा किसके अंदर आता है? तो H
ठीक है। एच की अगर बात करें, ठीक है, एच एच तो आता है हमारा भंडारण में, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हो गए कि मैं भी कंफ्यूजन हो जाता हूं कहां किसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो एनबीसी, एनबीसी के अंदर आपको भाई कम से कम पांच छह क्वेश्चन तो मिनिमम मिले ही मिले। तो एनबीसी में आता है हमारा कि जिसके अंदर एच के अंदर भंडारण क्षमता वाले निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक रस्सी का प्रकार है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नायलॉन। नायलॉन जो है वो सिंथेटिक रस्सी आती है, ठीक है। डैश नोट का प्रयोग करके बेहोश व्यक्ति को नीचे करने के लिए स्लिंग के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये चेयर नोट, ये आपको आएगा क्वेश्चन। एक इमारत में किसी बिंदु से अधिकतम निकासी तक निकालने के साधन हिस्सा बनने वाले, तो ये हमारा रूट आग सॉरी बचाव का रास्ता, एस्केप रूट होता है, ठीक है जी। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूं आप इनको अच्छे से समझे होंगे। और एक बार देख लीजिएगा आप अपना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुछ भी आपको कमी लगती है, कोई आपको पर्सनल चीजें आपको पूछनी है, तो मेरे पर्सनल नंबर आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारे ऑफिस के पर्सनल नंबर है 850003009900। अगर पर्सनल मेरे से बात करनी है तो 9772611205, ठीक है। सभी लोग कमेंट में जरूर बता दें, मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर में। फटाफट अपना क्वेश्चन का आंसर आप भी बता दें और ये आइडिया मुझे दे दे कि आपके लगभग कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है जी, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया उन तक जरूर पहुंचा दें। ऐसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव चीजें हर किसी के पास फैले। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, हार्ड वर्किंग करती है और अपने सफलता की ओर अग्रसर करिए। जय हिंद, जय भारत।